हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ आवर ग्रंथ लेक्चर सीरीज, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स को। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर इंडियन पॉलिटी। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कोई नहीं है। अगर आपने ये समझ लिया तो समझ लो आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स है आना और सही होना। ठीक है, इस चैप्टर को बहुत आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही प्यार से पढ़ेंगे और एक एक आर्टिकल मैं आपको कोशिश करूँगा कि याद करवा दूँ। ठीक है, आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक जितने भी हैं मैं कोशिश करूँगा कि आपको सब कुछ याद करवा दूँ। राइट। तो देखो, बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे, मतलब कमेंट तो क्या कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि सर आर्टिकल पे एक अलग वीडियो बना दीजिए। पहले पूरी पॉलिटी पढ़ लो। ज़्यादातर आर्टिकल्स मैं आपको चैप्टर्स पढ़ाते वक्त ही याद करवा दूंगा हर चैप्टर में। उसके बाद लास्ट में एक वीडियो बना देंगे, अगर आपको फिर भी नहीं याद हुआ होगा तो बताना। ठीक है, पहले सारे चैप्टर्स पढ़ो। अभी इसमें जितने आर्टिकल्स हैं अभी यहीं याद करवा दूंगा। राइट, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिस चैप्टर में आएंगे उसको वहीं पे याद करते चलेंगे, उसका अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, बाकी अगर सबको एक साथ पढ़ना हो तो मैंने वीडियो का लिंक शेयर करा यूट्यूब का, वो जो मैम ने पढ़ाया है वो देख लेना। ठीक है, बाकी मैं तो याद करवा ही दूंगा चैप्टर में, तो उसको देखते रहना ध्यान से। इस चैप्टर फंडामेंटल राइट्स की खास बात यह है कि इसमें जितना डीप में जा सकते हो उतना डीप में जा सकते हो, बट हमें एक लिमिट तय करनी है कि हमारे एग्जाम के लिए क्या रिलेवेंट है, तो हम उतना ही पढ़ेंगे। याद रखना। ठीक है, यूपीएससी के लिए अगर पढ़ोगे तो इसके लिए लगभग 3 घंटे का लेक्चर भी कम पड़ेगा, बट यूपीपीसीएस के लिए हम जितना अभी पढ़ रहे हैं उतना ही काफ़ी है। याद रखना, जितना अभी पढ़ रहे हो उतना काफ़ी है। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा रिसर्च, कोई जजमेंट, ठीक है, कोई इधर उधर की चीज़ें मत पढ़ना, आर्टिकल पढ़ने मत बैठ जाना। जितना पढ़ा रहा हूँ उतना लाइन बाय लाइन पढ़ो और अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई करो। मैं ऑलरेडी इसमें बहुत सारी एडिशनल इन्फो ऐड कर दूंगा, डोंट वरी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली डिमांड फंडामेंटल राइट्स की कब उठी? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895 के थ्रू, जो कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इंस्पायर था। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल था इसको स्वराज बिल भी बोलते हैं। स्वराज बिल, कांग्रेस फॉर्म हुई थी 1885 में और ये बिल आया था 1895 में। राइट, तो इसको स्वराज बिल भी बोलते हैं। ये इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की शुरुआत थी इंडियंस के द्वारा। ये जो बिल था पूरा ड्राफ्ट किया गया था अंडर तिलक एंड एनी बेसेंट। इनके साथ एनी बेसेंट का नाम भी यूज़ कर लेना। इन दोनों ने कहीं ना कहीं मिल के गाइड करा था इस बिल को फ्रेम करने में, फॉर्मुलेट करने। सो इस बिल के बारे में आप ये कह सकते हो दैट दिस वाज द फर्स्ट नॉन ऑफिशियल इंडियन अटेम्प्ट टू फॉर्मुलेट कॉन्स्टिट्यूशन विद अ विजन ऑफ सेल्फ रूल। अपना कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रेम करना है विद अ विजन ऑफ सेल्फ रूल, ये चीज़ आप इसके बारे में बोल सकते हो। एंड फर्स्ट नॉन ऑफिशियल इंडियन अटेम्प्ट था ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने का। ठीक है, इसने बहुत सारे राइट्स इसमें इंक्लूड करे, जैसे इक्वलिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सारी चीज़ें डाली, फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू प्राइवेसी, सब कुछ था इसमें। ठीक है, तो ओवरऑल याद रखना, फंडामेंटल राइट्स की बात जब भी हो सबसे पहले 1895 में स्वराज बिल में फंडामेंटल राइट की एंड ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को इस्टेब्लिश करने की बात करी गई थी इंडिया में। अटेम्प्ट बाय द इंडियंस, गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट। उसके बाद तो मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाया ही है कि मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 की, जिसमें उन लोगों ने बोला कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लायक हैं। जब लॉर्ड विरकरहेम ने चैलेंज कर दिया था कि इंडियंस कैन नॉट फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, तो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, जिसमें उन्होंने भी फंडामेंटल राइट्स बताए थे पीपल ऑफ इंडिया के लिए। सबसे पहला जिक्र हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल यानी स्वराज बिल में, उसके बाद मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में जिक्र हुआ था। ठीक है, डिमांडेड इनएलिएनेबल फंडामेंटल राइट्स फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। उसके बाद कराची सेशन, जिसके प्रेसिडेंट थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वहाँ पे भी कांग्रेस ने अडॉप्ट करा रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स। राइट, कराची सेशन में फंडामेंटल राइट्स की बात करी गई। प्रेसिडेंट कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो, जहाँ भी फंडामेंटल राइट्स की बात आती है वहाँ वल्लभ भाई पटेल आ ही जाते हैं। जैसे कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी पढ़ी थी ना, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाली, उसमें भी फंडामेंटल राइट्स के चेयरमैन कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। राइट, कैसे याद करा था? फंडामेंटल राइट्स वाला भाई, फंडामेंटल राइट्स देने वाला भाई, तो वल्लभ भाई, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड रेजोल्यूशन लिया गया जब 1931 के कराची सेशन में, तो फिर वही प्रेसाइड कर रहे थे। ये हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ भी चुके हैं। द फंडामेंटल राइट्स आर इंश्राइंड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल्स 12 to 35। ये फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइन करे गए हैं, फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स का जिक्र है। ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इसने हमें 7 फंडामेंटल राइट्स दिए थे। ये एग्जाम में आ सकता है कि ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब कितने फंडामेंटल राइट्स थे? 7 थे। ठीक है, कौन कौन से? एक तो राइट टू इक्वालिटी था, राइट टू फ्रीडम था, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन था, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन था, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स थे, और राइट टू प्रॉपर्टी था। इसके अलावा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ थी। बाकी सारे राइट्स अभी भी हैं। ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी को अभी हटा दिया गया है। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया बाई 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। ये आर्टिकल 31 था हमारा। राइट, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको हटा के अभी कहाँ भेज दिया गया?
इसको आर्टिकल 300A में डाल दिया गया, पार्ट 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे याद रखोगे इस चीज़ को कि आर्टिकल 31 हटा दिया गया और पार्ट 12 में आर्टिकल 301 के अंदर डाल दिया गया। पहले ये फंडामेंटल राइट था, फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट। याद रखना, राइट टू प्रॉपर्टी है। तो एक बार प्रॉपर्टी का बंटवारा हो गया। कैसे बंटवारा हो गया? आपको 4 4 4 4 4 8 4 12 टुकड़ों में बांट दिया गया। 4 4 8 4 12 टुकड़ों में बांट दिया गया। 12 टुकड़ों मतलब 12 पार्ट में डाल दिया गया। 4 4 8 + 4 12, 3 बार 4 4 हो गया, ठीक है। तो 4 4 8 मतलब 44th अमेंडमेंट, ठीक है, प्लस 4 यानी कि 12 हो गया। तो 12 टुकड़ों में बांट दी गई प्रॉपर्टी को 4 4 कर 12 टुकड़ों में बांट दिया गया। 4 4 8 4 12 टुकड़ों में बांट दिया गया। इस तरह याद रखना, 44th अमेंडमेंट और 12 टुकड़े, पार्ट 12, ठीक है। और कितनी प्रॉपर्टी थी? 300 एकड़ प्रॉपर्टी थी। 300 एकड़ प्रॉपर्टी को बांटा गया। 300 एकड़ प्रॉपर्टी मतलब आर्टिकल 300 है। इस तरह से याद रखना, 300 एकड़ प्रॉपर्टी को 4 4 8 4 12 टुकड़ों में बांट दिया गया। पार्ट 12 भी याद हो गया, 44th अमेंडमेंट भी याद हो गया और आर्टिकल 300A भी याद हो गया, राइट। इस तरह से चीज़ों को समझ के याद कर लो आराम से। 44th अमेंडमेंट एक्ट का ईयर 1978 है और 42nd का क्या है? 1976। दोनों के ईयर हमेशा याद रखना, 42nd और 44th के, बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं बच्चे। 44th और 42nd में से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है? 42nd वाले को। 42nd में एकदम अलग ही कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया था, इसलिए उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, राइट। तो 42nd की बहुत सारी आर्बिट्रेरी चीज़ों को 44th में फिर से चेंज किया गया था। तो 44 वाज इन 1976 एंड 44th वाज इन 1978। दोनों में क्लियर कट ईयर का डिफरेंस याद रखना। कई बार यही बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो आप गलत कर देते हो। फंडामेंटल राइट्स क्या है? गारंटी है। किस चीज़ की गारंटी? अगर स्टेट आपके खिलाफ कोई भी आर्बिट्रेरी एक्शन लेता है, उसके खिलाफ आपको सुरक्षा प्रदान करने की गारंटी है फंडामेंटल राइट्स। स्टेट मतलब गवर्नमेंट, ठीक है, या गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इंस्टीट्यूशंस, कोई भी आपके साथ कोई आर्बिट्रेरी एक्शन करे उसके खिलाफ गारंटी देते हैं आपको ये फंडामेंटल राइट्स। इसलिए हमारे फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़रूरी हैं। इन फंडामेंटल राइट्स को क्या कभी सस्पेंड किया जा सकता है? यस, अगर देश में नेशनल इमरजेंसी लगी है तो ये फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए जा सकते हैं, एक्सेप्ट 2 राइट्स, आर्टिकल 20 और 21, ये सस्पेंड नहीं हो सकते। बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स को इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड किया जा सकता है। आगे हम आर्टिकल 358 और 359 पढ़ेंगे तो इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल होते हैं, मतलब आप अगर फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन हो तो आप कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है, अपने फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए। तो दे आर जस्टिसिएबल, राइट, कि हमारा फंडामेंटल राइट्स का ब्रीच हो रहा है तो यू कैन अप्रोच द कोर्ट्स। जस्टिसिएबिलिटी का मतलब यही होता है, फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल हैं, ठीक है। डीपीएसपी जस्टिसिएबल है? नहीं। फंडामेंटल ड्यूटीज जस्टिसिएबल है? नहीं। लेकिन फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल हैं, ये बात याद रखना। फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर ऑफन कंपेयर्ड विद द बिल ऑफ राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। यूएसए में जो बिल ऑफ राइट्स है उसको कंपेयर किया जाता है फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज राइटली रिगार्डेड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। पार्ट 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट्स हैं, इसलिए इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोला जाता है। फंडामेंटल राइट्स आर डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन डिफेंड करता है फंडामेंटल राइट्स को? कॉन्स्टिट्यूशन डिफेंड करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को। कौन गारंटी देता है हमारे फंडामेंटल राइट्स की? कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है हमारे फंडामेंटल राइट्स की। तो दोनों चीज़ें, डिफेंड भी कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन और गारंटी भी दे रहा है कि आई विल डिफेंड योर फंडामेंटल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन इतना स्ट्रांग है, ठीक है। आर्टिकल 14 प्रोवाइड्स फॉर द इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। आर्टिकल 14 में क्या बात करी गई है? इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की। मतलब कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 बात कर रहा है इक्वलिटी की। कैसे याद रखोगे? आर्टिकल 14 ऐसे याद रखना, 1 बिहेवियर फॉर ऑल, ठीक है। तो 1 बिहेवियर फॉर ऑल, तो ये इक्वलिटी हो गई ना, 1 बिहेवियर फॉर ऑल। तो ऐसे याद रखना, आर्टिकल 14 कहीं ना कहीं इक्वलिटी की बात करता है, 1 बिहेवियर फॉर ऑल की बात करता है। तो आप आर्टिकल 14 कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। ऐसे करके एक एक आर्टिकल सारे अभी याद करवा दूंगा, देखना। तो 1 बिहेवियर फॉर ऑल यानी आर्टिकल 14 बात कर रहा है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की। अब ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है इसका क्या मतलब है? ये इक्वलिटी बिफोर लॉ का जो मतलब है ये है कि कोई भी पर्सन इंडिया में लॉ के अबव नहीं है, कोई भी अबव द लॉ नहीं है। हर इंडिविजुअल को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, कोई भी कानून से बड़ा नहीं है, इसलिए सभी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए कानून की नज़र में, ठीक है। ऑल इंडिविजुअल शुड बी ट्रीटेड इक्वली। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ समझ आ गया। नाउ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ओरिजिन है इसका। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का ओरिजिन है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का मतलब क्या होता है? अगर सर्कमस्टांसेस सिमिलर हैं, अगर सर्कमस्टांसेस परिस्थितियाँ अगर एक समान है, एक जैसी हैं सबके लिए, तो सबको उस परिस्थिति में सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अलग अलग परिस्थिति हो तो बात अलग है, लेकिन अगर
सिमिलर सिचुएशंस के अंडर में सबको सेम ट्रीटमेंट ही मिलना चाहिए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का यही मतलब है, ठीक है। अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस एवरीवन रिसीव्स द सेम ट्रीटमेंट, ये मतलब है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का। और ये डिफरेंस है दोनों में। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब नो वन इज अबव द लॉ, ठीक है, ऑल इंडिविजुअल शुड बी ट्रीटेड इक्वली। एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का मतलब है कि अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस एवरीवन रिसीव्स द सेम ट्रीटमेंट, ठीक है। इतना बेसिक डिफरेंस दोनों में याद रखो। स्टेट लेवल में इससे ज़्यादा डीप में पूछता नहीं है, दोनों में हल्का सा डिफरेंस याद रखना। और बस ये याद रखना कि आर्टिकल 14 में ये दोनों ही आते हैं, ठीक है। इतना ही याद रख लोगे तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आ गया तो सही हो जाएगा, गलत नहीं हो। याद रखना ये जो आर्टिकल 14 है ये इंडिया के सिटीजन्स पे भी अप्लाई होता है और फॉरेनर्स पे भी अप्लाई होता है, ठीक है। दोनों पे अप्लाई होता है, सिटीजन्स पे भी फॉरेनर्स पे भी आर्टिकल 14, क्योंकि हमें इक्वल बिहेवियर फॉर ऑल सबके लिए चाहिए ना, चाहे सिटीजन हो फॉरनर हो। हर कोई लॉ के सामने इक्वल है और हर किसी को इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज मिलनी चाहिए अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक इक्वलिटी की ही बात होगी। अभी आगे आर्टिकल देखोगे तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक इक्वलिटी की ही बात करी गई है। जैसे कि आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ RRCSP, मतलब रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे आपसे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। ये आर्टिकल 15 कहता है। कैसे याद रखोगे? आर्टिकल 14 ने इक्वलिटी की बात करी, आर्टिकल 15 कह रहा है कि किसी भी एक आदमी के साथ इन 5 चीज़ों पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। कोई भी एक आदमी खड़ा है उस पर इन 5 ग्राउंड्स पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। कौन से 5 ग्राउंड? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, RRCSP। 5 चीज़ें हो गई ना। तो आर्टिकल 15 ये एक साथ 5 ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन को मना करता है। तो आर्टिकल 15 याद हो गया, राइट। RRCSP याद कर लेना, बस हमेशा याद रहेगा। आर्टिकल 16 क्या है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी होनी चाहिए। आप सरकारी नौकरी कोई चाहते हो तो उसमें आपको अपॉर्चुनिटी के लिए इक्वलिटी होनी चाहिए, ठीक है। आपको फेयर पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए। तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको एक समान अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये आर्टिकल 16 कहता है। कैसे याद रखोगे? 16 कैसे बोलते हैं? 1/6 1/6 1/6 ऐसे बोलते हैं ना, 1/6 16 हो गया। तो 1/6 मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। 1/6 को याद रखना, एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी, इस तरह याद रखोगे तो आपको अपॉर्चुनिटी वर्ड याद आते ही इक्वल अपॉर्चुनिटी मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट याद आ जाएगा, राइट। 1/6 अच्छी, 1/6 एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, ऐसे याद रखना, राइट। आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस। आर्टिकल 17 बात करता है अनटचेबिलिटी को पूरी तरह अबॉलिश करने की, और अनटचेबिलिटी किसी भी फॉर्म में अगर प्रैक्टिस हो रही हो उसको प्रोहिबिट करने की बात करता है आर्टिकल 17। कैसे याद रखोगे? आर्टिकल 17 एबॉलिश सब तरह की अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 सब तरह की अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करता है। आर्टिकल 17 सब तरह, 17 सब तरह, ऐसे करके याद रखना। 17 सब तरह की अनटचेबिलिटी, यानी हर तरह की अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करता है। आर्टिकल 17 सब तरह की अनटचेबिलिटी को एंड करता है। इस तरह याद करना, 2-3 बार बोले ना, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आर्टिकल 18 की बात करें तो एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। आर्टिकल 18 बात करता है टाइटल्स को एबॉलिश करने की, किसी को कोई टाइटल्स की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। कैसे याद करोगे? जब आप 18 साल के हो जाते हो, अचानक आप एडल्ट हो जाते हो, बड़े हो जाते हो, आपको फीलिंग होती है अब तो बड़ा हो गया, आप कॉलेज जाना है, तो आप जितने भी पुराने बचपन के टाइटल्स हैं ना, चिंटू, गोलू, बंटी, इन सारे टाइटल्स से आज़ाद होना चाहते हो कि पापा मम्मी अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे थोड़ा ढंग का नाम दे दो, ठीक है, बहुत हो गया ये बाबू बाबू बुलाना मुझे। तो टाइटल्स को एबॉलिश करना चाहते हो आप, जैसे ही 18 साल के होते हो, बड़े हो गए हो ना, तो आप किसी भी तरह के टाइटल्स को रखना नहीं चाहते। इस तरह से 18 को याद रखना, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, बाकी सारे टाइटल्स को एबॉलिश कर देंगे। अब टाइटल्स का यहाँ मतलब क्या है इस आर्टिकल में? मतलब जैसे हेरिडिटरी टाइटल्स होते हैं, सर, महाराजा, ये सारे टाइटल्स नहीं लगा सकते आप इंडिया में, राइट। जैसे कि आप अगर आपको पद्मा अवार्ड्स मिल रहे हैं, आपको भारत रत्न मिल रहा है, तो ये टाइटल्स नहीं कहलाएंगे, ये टाइटल्स की कैटेगरी में नहीं आते। ये आप अपने नाम के आगे लोग लगाते ही हैं, पद्मा अवार्डी, ठीक है, भारत रत्न अवार्डी, ये लगा सकते हो। इनको टाइटल्स नहीं माना जाता अंडर आर्टिकल 18। अंडर आर्टिकल 18 के अंदर पद्मा अवार्ड्स को, भारत रत्न वगैरह को टाइटल्स नहीं माना जाता, ठीक है। बट इनको आप हमेशा प्रीफिक्स और सफिक्स के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। अपने नाम के आगे पहले या बाद में भारत रत्न या पद्मा अवार्ड नहीं लगा सकते, राइट। याद रखना इस चीज़ को। कोई भी सिटीजन है इंडिया का, कितना भी नाम कमा ले, लेकिन अगर कोई फॉरेन कंट्री उसको कोई टाइटल देना चाह रही है तो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। फॉरेन कंट्री कोई भी टाइटल दे तो कोई इंडिया सिटीजन उस टाइटल को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 19 की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल अंडर द फंडामेंटल राइट, जो कि बात करता है राइट टू फ्रीडम की। राइट टू फ्रीडम ऑल्दो 19 से लेकर 24 तक है, बट 19 उसका मेन क्रक्स है, ठीक है। 19 से 22 तक फ्रीडम की बात होगी, ठीक है। तो 19 इज़ द मेन आर्टिकल। आर्टिकल 19 गारंटी करता है सभी सिटीजन को 6 राइट्स। कौन कौन से?
19(1) बोलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 19(1) बोलता है राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। 19(1) बोलता है राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। 19(1) बोलता है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। 19(1) बोलता है राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। एंड 19(1) बोलता है राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेस और टू कैरी और एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड एंड बिजनेस। ये 19 के अंदर 6 राइट्स हैं। कैसे याद रखोगे इन सबको, इनकी सीक्वेंस कैसे याद रखोगे, इनकी क्रोनोलॉजी याद रखो। सबसे पहले क्रोनोलॉजी याद रखोगे तो आपको 6 के 6 आर्टिकल जो अंडर 19 के अंदर है वो याद हो जाएंगे। ठीक है, ए से लेके जी तक। तो देखो कैसे याद होगा। सबसे पहले आपको फ्रीडम दी गई है बोलने की, आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, अब अगर बोलने की आज़ादी दी गई है तो आपको चुपचाप खड़े होकर एक जगह असेंबल होने की आज़ादी दी गई है। आप कुछ भी बोल सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, आप एक जगह चुपचाप कहीं जाके खड़े भी हो सकते हो ग्रुप बना के। ठीक है, विदाउट आर्म्स, अगर हथियार नहीं लिया है तो पीसफुली कहीं भी असेंबल कर सकते हो, जिसके तहत लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, वो यही होता है 19(1) तो आप अगर बोलने की और एक्सप्रेस करने की आज़ादी है तो चुपचाप कहीं पे असेंबल हो जाने की भी आज़ादी आपके पास है। अब अगर कुछ लोग कहीं पे असेंबल होंगे तो उनका प्लान बनेगा, भाई अगर असेंबल हो ही गए पीसफुली, अलाउड है हमें, तो चलो कोई एसोसिएशन वगैरह बना लिया जाए, कोई यूनियन बना लीजिए, आपस में कोऑपरेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो चुपचाप जब असेंबल हो गए लोग तो वहाँ चुपके प्लानिंग कर ली कि चलो कोई एसोसिएशन फॉर्म कर लेते हैं या कोई यूनियन बना लेते हैं, या फिर चलो आपस में कोऑपरेट किया जाएगा। तो इस तरह से 3rd नंबर पे आपको एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात आ जाएगी। अब जब ये लोग एसोसिएशन बना लेंगे, कोऑपरेट करेंगे आपस में और यूनियन वगैरह फॉर्म कर लेंगे, तो इनकी जो पीसफुल असेंबली था इसका मकसद पूरा हो गया। ठीक है, पीसफुली असेंबल हुए थे, अपना यूनियन वगैरह बनाया, फिर अपने अपने रास्ते मूव कर गए थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, बोले कि भाई अगली बार फिर आएंगे, जब बुलाएंगे तो पीसफुली असेंबल होना, फिर से बनाएंगे एसोसिएशन वगैरह। तो पीसफुली असेंबल हुए, एसोसिएशन वगैरह बनाया, यूनियन वगैरह बनाया, कोऑपरेट किया आपस में, उसके बाद अपने अपने रास्ते मूव कर गए थ्रू आउट द कंट्री। जिसको जहाँ घर था फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी वो मूव कर गए अपने अपने घर सब लोग। ठीक है, एसोसिएशन वगैरह फॉर्म करके। तो ये चारों याद हो गए आपको, पहले बोलने और एक्सप्रेशन की आज़ादी, फिर चुपचाप खड़े होने की आज़ादी, असेंबल होने की आज़ादी, फिर एसोसिएशन वगैरह फॉर्म करने की आज़ादी, उसके बाद राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यहाँ तक हो गया। अब थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया अगर लोग जाके रह रहे हैं इधर उधर मूव करके, तो ऐसे मूव ही थोड़ी करते रहेंगे, कहीं जाके रिसाइड करेंगे, कहीं पे सेटल होंगे इंडिया में, राइट। थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कहीं तो रहेंगे ना, लोग रिसाइड करेंगे, सेटल, हमेशा मूव थोड़ी करते रहेंगे। तो मूव करते करते अपने अपने घर जाके रहेंगे और सेटल हो जाएंगे। अब अगर कहीं कहीं पे रह रहा है, सेटल हो गया है, तो उसको कुछ तो जॉब करनी पड़ेगी ना, ऐसे थोड़ी खाना मिलेगा। तो प्रैक्टिस एंड प्रोफेस और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, कोई जॉब करेगा, कोई ट्रेड करेगा, कोई बिजनेस करेगा। अगर कहीं पे रिसाइड और सेटल हो रहे हो तो कोई तो प्रोफेशन फॉलो करना पड़ेगा ना। तो इसलिए कुछ प्रोफेशन कर रहा है, जहाँ पे रह रहे हैं वहीं पे ट्रेड, बिजनेस, ऑक्यूपेशन कुछ अपना कर रहे हैं प्रोवाइड। इस तरह से आपको ये 6 आर्टिकल्स की सीक्वेंस याद रखनी है। ठीक है, एक बार फिर से रिवर्स करके सुन लो तो सीक्वेंस हमेशा के लिए याद हो जाएगी, भूलोगे नहीं। फिर आर्टिकल 19 लिखना और ये 1 2 3 4 5 6 अपने आप बंद करके लिख लो, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, राइट। अब बात करते हैं आर्टिकल 20 की। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये भी आपके फ्रीडम के अंदर ही आता है। प्रोवाइड्स फॉर प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट फॉर कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। आर्टिकल 20 बात करता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट फॉर कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। अगर आप किसी ऑफेंस में कन्विक्ट हुए हो तो आपको क्या क्या प्रोटेक्शन मिलती है, वो आर्टिकल 20 बताएगा। ये जो आर्टिकल 20 है इसके तहत आपको 3 तरह के राइट मिलते हैं, ध्यान से नोट कर लो। ठीक है, आर्टिकल 20 प्रोवाइड्स फॉर प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर द ऑफेंसेस। तो कन्विक्ट हो गए हो तो 3 तरह के राइट मिलेंगे। सबसे पहला जो राइट मिलेगा आपको वो होगा नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसका मतलब क्या है? नो पनिशमेंट फॉर एक्ट नॉट क्रिमिनल एट दिस टाइम। कोई ऐसा एक्ट आपने करा है जो पहले क्राइम हुआ करता था बट अभी वो क्राइम नहीं है, तो उस एक्ट के लिए पुराने लॉ के हिसाब से आपको आप सज़ा नहीं मिल सकती। तो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ याद रखना कि कोई ऐसा क्राइम जो अभी क्राइम नहीं है, ठीक है, जब आपने कन्विक्ट करा तो वो आपको उसके लिए सज़ा नहीं मिलेगी। सपोज़ आपने 2011 में कोई क्राइम करा था, सपोज़ आपने 2011 में कुछ ऐसा क्राइम करा था जो उस टाइम क्राइम था ही नहीं, ठीक है, वो क्राइम डिक्लेयर किया गया 2024 में, लॉ बना उसके अकॉर्डिंग। तो आपको 2024 में जो लॉ बन गया तो आपको उसकी सज़ा नहीं दी जाएगी, आपने 2011 में वो क्राइम करा था, राइट, क्योंकि उस टाइम पे वो क्राइम था ही नहीं। उस टाइम पे 2011 में वो क्राइम था ही नहीं, उसके लिए कोई लॉ नहीं था इंडिया में। 2024 में उस एक्ट को क्राइम डिक्लेयर किया गया है। तो ये कहते हैं नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, कि आपको पुराना पिछला जाके किसी एक्ट के लिए दोबारा पनिश नहीं किया जा सकता जो उस टाइम पे क्राइम था ही नहीं जब आपने वो एक्ट कमिट किया था, राइट। तो सबसे पहला तो ये प्रोटेक्शन है कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। दूसरी प्रोटेक्शन है नो डबल जेपार्डी। डबल जेपार्डी नहीं हो सकती।
सेम ऑफेंस के लिए आपको सेम ऑफेंस के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती, ठीक है। सेम ऑफेंस किया है तो एक ही बार सज़ा होगी, 2 बार सज़ा नहीं दी जाएगी सेम ऑफेंस के लिए, ये भी है। तीसरा है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता अपने ही खिलाफ विटनेस बनने के लिए। अपने ही खिलाफ विटनेस बनने के लिए आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता, आपको अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करने का पूरा हक है। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो आर्टिकल 20 में याद रखना ये 3 चीज़ें होती हैं, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जेपर्डी एंड नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये तीनों राइट्स आपको दिए गए हैं, राइट, आर्टिकल 20 के अंदर। तो आर्टिकल 20 कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस रिलेटेड है, ये याद कैसे रखोगे? 2020 मैच होता है, 2020 में कौन विक्ट्री पाया, 2020 में कौन विक्ट्री पाया, कौन विक्ट्री से कॉन्विक्ट याद रखना, राइट। 2020 मैच में किसकी विक्ट्री हुई, कौन जीता, कहते हैं ना कौन विक्ट्री पाया, तो कौन विक्ट्री मतलब कॉन्विक्ट, 2020 में कॉन्विक्ट हुआ, तो 20 से कॉन्विक्ट याद रखना, बस हमेशा याद रहेगा, भूलोगे नहीं, क्योंकि 20 से ना 24 तक बहुत कन्फ्यूजन होती है आप लोग, 20 में क्या था, 23 में क्या था, 19 तक तो सभी को याद होते हैं। तो 2020 में कौन विक्ट्री पाया से आपको कॉन्विक्ट याद रखना है बस। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में बात की गई है आपकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए उस बात की। अब ये जो आर्टिकल 21 है ये बहुत ब्रॉड है अपने आप में, आपकी पर्सनल लिबर्टी और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, आपकी डिग्निटी, ये सब इंश्योर करने के लिए बहुत सी चीज़ें हो सकती है ना, तो इनको इम्पैक्ट कर सकती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम अलग अलग चीज़ें डिक्लेयर करता रहता है कि ये भी राइट टू लाइफ 21 के अंदर है, भी 21 के अंदर, राइट। तो बहुत ब्रॉड आर्टिकल है, बहुत ज़्यादा इसका ब्रॉड एम्बिट है आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपके बेसिक लाइफ और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने में इस आर्टिकल का सबसे बड़ा हाथ है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन इसी आर्टिकल के थ्रू देता है। इस आर्टिकल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं जो फेमस है, जिनमें से 2 तो आप याद रख ही लो। एक तो था विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, क्योंकि ये जजमेंट डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि किस आर्टिकल से एसोसिएटेड है, तो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान याद रखना, ठीक है। 1997 का जजमेंट था, किसके क्या इशू था, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क फोर्स, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क फोर्स। इसी के बाद विशाखा गाइडलाइंस आई थी, तो सेक्सुअल हरासमेंट एंड वर्क फोर्स वाला आर्टिकल 21 के अंदर आता है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये केस था एक। तो एक बहुत फेमस जजमेंट है जो बहुत बार पूछा गया है, किससे रिलेटेड है, पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट। तो पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट 2017 का है, ठीक है, जो कि आपके राइट टू प्रिवेसी को फंडामेंटल राइट बताता है। राइट टू प्रिवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, ये बात करता है पुट्टुस्वामी जजमेंट। तो एटलीस्ट ये 2 जजमेंट तो याद ही रखना, बाकी अगर कुछ और आगे Q&A में दिया होगा तो वो भी देख लेंगे, राइट। तो देखो, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 21। अब ये याद कैसे रखोगे कि 21 में आपको लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की चिंता हो रही है? सिंपल है, आप जब 21 साल को लगते हो, 21 साल के होते हो, 18 साल के होते कॉलेज जाना था, तो आपने टाइटल्स को अबॉलिश कर दिया कि अब मुझे चिंटू, बबली ये सब मत बुलाना। जब आप 21 साल के होते हो तो आप कॉलेज से लगभग पास आउट होने वाले होते, बड़े, आपको लगता है बहुत बड़े हो गए, कॉलेज में भी हम सीनियर हो गए, राइट। तो 21 साल के होते हो तो बड़े हो जाते हो आप। अब आपको लगता है कि मुझे अपनी लाइफ को और पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, ठीक है, कॉलेज से पास आउट हो गया हूँ। अब आपको अपनी लाइफ की चिंता होती है, ठीक है, अब मुझे अपनी पर्सनल लिबर्टी को बचाना है, आगे चल के जॉब करनी है, फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ये सब थॉट्स हल्का हल्का 21 साल की उम्र में आपको आने लगते हैं। तो आर्टिकल 21 को ऐसे याद रखना, ठीक है, 18 से लिंक करके, 18 में कॉलेज जाना था, 21 में हमें पास आउट होना है कॉलेज से, राइट। तो इस तरह से याद रखना। इसी में मौका पाके 21A ऐड कर दिया गया 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 से। 21A में क्या था, एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया 21A के तहत। कैसे याद रखोगे, जब जैसे ही आप बड़े होने की सोचते हो कि अब मैं 21 का हो गया हूँ, ठीक है, लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का ध्यान रखना है मुझे अपनी, तैसे ही आपको पुरानी मेमोरीज याद आती हैं, कैसे मैं स्कूल में था, एलिमेंट्री एजुकेशन में था, छोटा सा था, आज कितना बड़ा हो गया, राइट। इसलिए 21 एडल्ट होने के साथ ही आपको पुरानी मेमोरीज भी याद आती हैं एलिमेंट्री एजुकेशन के टाइम की। तो एलिमेंट्री एजुकेशन पाना भी आपका फंडामेंटल राइट है, ये ऐड किया गया था बाद में 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत, इसलिए इसमें 21A आर्टिकल के तौर पे ऐड किया गया, राइट। तो 21 और 21A के बीच में लिंक हमेशा याद रखना, तो हमेशा याद रहेगा। आर्टिकल 22 की बात करते हैं, प्रोवाइड्स फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस में अरेस्ट और डिटेंशन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आर्टिकल 22। अब आपको अगर अरेस्ट किया जाएगा, डिटेन किया जाएगा, तो कहाँ रखा जाएगा, जेल में रखा जाएगा ना, तो जेल की 4 दीवारी में रखा जाएगा, 2+2 इज इक्वल टू 4 दीवारें ऑफ जेल, ठीक है, 4 दीवारें ऑफ जेल, 2+2 इक्वल टू 4 दीवारें ऑफ जेल, 2+2 इज इक्वल टू 4 दीवारें ऑफ जेल, 2+2 जेल की 4 दीवारी में आपको अरेस्ट किया जाए, डिटेन किया जाए, तो आपके पास क्या क्या प्रोटेक्शन है वो है, डील करता है आर्टिकल 22 में। इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, पहली बात तो आपका राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा आपको क्यों डिटेन किया जा रहा है, क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। दूसरी चीज़, आपको क्या इन्फॉर्म किया जाएगा,
ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, क्यों अरेस्ट कर रहे हो भाई। तीसरा राइट आपके पास है, आपको अपने लॉयर से कंसल्ट करने का पूरा हक है। यू कैन आस्क फॉर अ लॉयर व्हेन एवर यू आर अरेस्टेड, राइट। तीसरी चीज़ ये है कि भाई मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करो मुझे विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाए, वो डिसाइड करेगा मुझे आगे जेल में रहना है कि नहीं, ठीक है। और आर्टिकल 22 में ही प्रिवेंटिव डिटेंशन की भी बात करी गई है। प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐसे क्वेश्चन आए कि कौन से आर्टिकल में बात करी गई है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात भी आर्टिकल 22 में करी गई है, प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात, ठीक है। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन होता क्या है, किसी को कोई शक है कि वो फ्यूचर में कुछ क्राइम कर सकता है, उसकी वजह से नेशनल सिक्योरिटी भी खतरा आ सकता है, पब्लिक ऑर्डर ख़राब हो सकता है, तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाला जाता है, ठीक है। डिटेंशन फॉर रीजंस लाइक पब्लिक ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में आपको डाला जाएगा, राइट। तो याद रखना कि ये जो आर्टिकल 22 के तहत सेफगार्ड्स आपको मिले हैं, आपको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना है, लॉयर मिलना चाहिए, मजिस्ट्रेट सामने प्रोड्यूस करना है आपको, ये सारे जो सेफगार्ड्स हैं ये खाली इंडियन सिटीजन्स को अलाउड है, एनिमी एलियंस को अलाउड नहीं है, ठीक है। एनिमी एलियंस को अलाउड नहीं है, इंडियन सिटीजन्स फॉरनर्स को अलाउड है, बट एनिमी एलियंस को अलाउड नहीं है ये, राइट। और अगर कोई पर्सन है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत अरेस्ट हुआ है, उसको भी ये आर्टिकल 22 वाले सेफगार्ड्स अलाउड नहीं है। तो दो एक्सेप्शन याद रखना, एक तो एनिमी एलियंस को नहीं अलाउड है सेफगार्ड, और दूसरा प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत अगर कोई अरेस्ट हुआ है तो उसको भी ये सेफगार्ड्स अलाउड नहीं है। तो आर्टिकल 22 के बारे में इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, राइट। कैसे याद रखोगे कि आर्टिकल 22 अरेस्ट और डिटेंशन के बारे में है, बता ही दिया, 2 + 2 = जेल की 4 दीवारें, ऐसे याद रखना। यहाँ तक हमारे राइट टू फ्रीडम ख़त्म होते हैं। आर्टिकल 19 से 22 तक आपको जितनी तरीके से फ्री किया जा सकता है फ्री कर दिया गया, बहुत फ्रीडम एंजॉय कर ली। अब थोड़ा सा एक्सप्लॉयटेशन से भी बचने की कोशिश करो। आर्टिकल 23 और 24 डील करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन से। अगर कोई आपका एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है तो आपको क्या क्या सुरक्षा दी गई है उस एक्सप्लॉयटेशन से, और कैसे एक्सप्लॉयटेशन से बचा रहे हैं आपको। आर्टिकल 23 प्रोवाइड्स फॉर प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, ठीक है। 23 क्या करता है, आपको ट्रैफिकिंग होने से और फोर्स लेबर करवाने से, जैसे बेगारी वगैरह होती है, काम करवा लिया पैसे नहीं दे रहे हैं, उन सब चीज़ों से आपको बचाता है। वैसे एक्सप्लॉयटेशन से आपको आर्टिकल 23 बचाता है। और 24 किसको बचाता है, चाइल्ड लेबर को बचाता है, ठीक है। चाइल्ड लेबर को, जो चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 14 साल से कम साल के बच्चों को हैजार्डस माइंस में, फैक्ट्रीज़ में वर्क करना अलाउड नहीं है, प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 24। तो 23 और 24 एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड है, इतना याद रखना। पहला वाला फोर्स लेबर और ह्यूमन बींग्स की ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है, और 24 वाला जो है वो 14 साल से कम उम्र बच्चों को चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है, राइट। तो 24 और 23 एक्सप्लॉयटेशन है। कैसे याद रखोगे, सिंपल है, आपने 21 साल में अपनी लाइफ की लिबर्टी की सुरक्षा का ध्यान दिया था, 23-24 तक आप जॉब कहीं करने लगते हो, किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हो सपोज, तो आपको रियलाइज़ होता है बहुत ज़्यादा आपको फोर्स काम करवाया जा रहा है, ठीक है। आपको मतलब फैक्ट्री वगैरह में बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, आपको एकदम निचोड़ लिया जा रहा है, पैसे उतने नहीं मिल रहे हैं लेकिन काम बहुत कराया जा रहा है। तो 23-24 साल की उम्र में आपको रियलाइज़ होता है कि आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, ठीक है। तो 23-24 साल में ये चीज़ रियलाइज़ होती है। बाकी 2 ही आर्टिकल है, तो एक्सप्लॉयटेशन में क्या क्या है वो तो याद ही रहेगा, बस 23-24 एक्सप्लॉयटेशन याद रख लेना कि 23-24 साल की उम्र में आपको कंपनीज, जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, बहुत एक्सप्लॉयट करती हैं, आपसे ज़्यादा काम करवाती हैं फ्रेशर समझ के, तो आपको रियलाइज़ होता है ये तो कुछ ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है भाई, ठीक है। मैं अभी हूँ तो चाइल्ड ही, तो मुझसे चाइल्ड लेबर टाइप का करवाया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से 23-24 को हल्का सा बस इतना याद रखना कि एक्सप्लॉयटेशन से डील करते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्रीडम वाले आर्टिकल 22 में ख़त्म हो जाते हैं। अब 23-24 में एक्सप्लॉयटेशन होने के बाद 25 से शुरू होता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। याद रखना, फ्रीडम ऑफ रिलीजन 19 से 22 तक जब फ्रीडम की बात हुई तब उसमें रिलीजन की बात नहीं हुई, रिलीजन के लिए अलग से बनाया गया है। 25 से 28 तक रिलीजन की बात होगी, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अलग से है। एंड 19 में जो फ्रीडम है, 19 से 22 तक फ्रीडम दी गई है, उसमें रिलीजन की फ्रीडम की बात नहीं की गई है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात अलग से की गई है 25 से 28 तक। इस तरह से इसको अलग से याद रखना तो भूलोगे नहीं, ठीक है। 25 से 28 तक है क्या क्या, अब ये देख लो, ठीक है। इसमें दिया नहीं है, यहाँ पे आगे दिया होगा, बट आप यहीं पे देख लो 25 से 28 में क्या क्या है। 25 बात करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस की, ठीक है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस की, कि आप अपना जो भी रिलीजन है, ठीक है, उसको क्या कर सकते हो, प्रोफेस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो और प्रोपगेट कर सकते हो अपने रिलीजन को, ठीक है। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, आपको जो मर्जी, कंसाइंस का मतलब क्या है, जो बिलीफ आपको फॉलो करना है आप वो बिलीफ फॉलो करने के लिए आज़ाद हो, आपको आज़ादी है कि आप कोई भी बिलीफ फॉलो कर सकते हो जो आपका कंसाइंस जिसके लिए अलाउ करे। दूसरी चीज़, आप अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हो, मतलब डिक्लेयर कर सकते हो कि मैं ये रिलीजन फॉलो करता हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस कर सकते हो, जो भी रिचुअल्स हैं आपके रिलीजन के उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, और प्रोपगेट कर सकते हो, अपने रिलीजन के बारे में अच्छी अच्छी बातें लोगों को बता सकते हो, कोशिश कर सकते हो कि हमारा धर्म जो है और ज़्यादा फैले। ये सारे राइट्स आपको संविधान ने दिए हैं,
कंसाइंस यानी बिलीव कर सकते हो, रिलीजन अपना प्रोफेस कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो कि मैं इस धर्म को मानता हूँ, प्रैक्टिस कर सकते हो यानी कि आप जो भी रिचुअल्स हैं उनको फॉलो करो, प्रोपगेट कर सकते हो, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, लेकिन बशर्ते आप पब्लिक ऑर्डर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, और मोरालिटी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, और हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। जब आप अपना रिलीजन प्रोफेस करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है, डिक्लेयर करो, प्रोपगेट करो, उस टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपकी वजह से पब्लिक ऑर्डर ख़राब नहीं हो रहा है, आपकी वजह से मॉरलिटी ख़राब नहीं हो रही है, आपकी वजह से किसी की हेल्थ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है, इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है, तो फिर आपका आर्टिकल 25 आप फॉलो कर सकते हो। कौन सी चीज़ें हैं? PMH, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ, राइट। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है आर्टिकल 25 में, ठीक है। अच्छा, याद कैसे रखोगे? आर्टिकल 25 से शुरू होता है रिलीजन। देखो मैंने बताया ना 23-24 साल में आपका बहुत एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, तो 25 साल में आपको लगा थोड़ा सा मुझे रिलीजन का सहारा लेना पड़ेगा, तभी मेरा माइंड थोड़ा शांत रहेगा, तो आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने लगते हो 25 साल से। फिर 26 में क्या होता है? 26 में आपको लगता है आप खुद से रिलीजन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, अब थोड़ा सा किसी रिलीजियस डिनोमिनेशन का सहारा लेना पड़ेगा, कोई ऐसा रिलीजियस डिनोमिनेशन जहाँ पे ऑलरेडी रिलीजन को लोग फॉलो करते हो, तो वहाँ पे आप जाओगे, आपको नॉलेज हो जाएगी अच्छी खासी, राइट, कि कैसे फॉलो करना रिलीजन को। तो 25 में आप पहली बार रिलीजन फॉलो कर शुरू करते हो नया नया, तो आपको समझ नहीं आता क्या करूँ, तो किसी रिलीजियस डिनोमिनेशन से आप जुड़ते हो, ठीक है। तो 26 बात करता है रिलीजियस डिनोमिनेशंस की, कि कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन अगर है वो अपने रिलीजन को खुद मैनेज कर सकता है, अपने डिनोमिनेशन को खुद मैनेज कर सकता है, अपने रिलीजियस अफेयर्स को, ठीक है। वही इसमें भी ग्राउंड से पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ को ध्यान में रखते हुए कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन अपने मैनेज को अफेयर्स कर सकता है, अपने प्रॉपर्टी वगैरह को खुद वो डील कर सकता है, ठीक है। रिलीजियस डिनोमिनेशन की बात करेगी 26 में। 25 में आपने रिलीजन को फॉलो करना शुरू किया, 26 साल के हुए तो आपने कहा किसी रिलीजियस डिनोमिनेशन से जुड़ जाता हूँ, ठीक है। तो इस तरह 25-26 याद हो गया। अब 27 में क्या बात की जाती है? 27 में बात की जाती है कि प्रोहिबिशन ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन है, ठीक है, तो वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता आपसे, किसी भी पर्सन से वो टैक्स नहीं ले सकता, ये बोल के कि भाई हमें अपने रिलीजन को मेंटेन करना है, थोड़ा टैक्स तो दो। तो अगर कोई आपसे कभी बोले हमें रिलीजन को मेंटेन करना है, आपने हमारा रिलीजियस डिनोमिनेशन ज्वाइन करा है, थोड़ा टैक्स तो दो, तभी रिलीजन को हम प्रमोट कर पाएंगे, तो ये टैक्स देना अलाउड नहीं है। 27 आपको कलेक्शन लेने से मना करता है, ठीक है। 25 में आपने रिलीजन फॉलो करना शुरू किया, 26 में आप किसी रिलीजियस डिनोमिनेशन में गए, और 27 साल के हो तो रिलीजियस डिनोमिनेशन आपको बोल रहा है भाई 1 साल हो गए, थोड़ा टैक्स वैक्स दो, तब रिलीजन हम फॉलो करवा पाएंगे, तो मैं इससे ज़्यादा नहीं करा पाएंगे। तो 27 साल को आपको लगता है अरे ये तो धोखा हो गया, यहाँ पे हमारे रिलीजन फॉलो करने रिलीजियस डिनोमिनेशन में, अब 27 साल के हुए तो ये लोग हमसे टैक्स मांग रहे हैं। तो 25, 26, 27 तीनों याद रहेगा, ठीक है। 28 पे चलते हैं। 28वां क्या है? आर्टिकल 28 बात करता है कि किसी भी एजुकेशन वाले इंस्टीट्यूशन में, कोई भी एजुकेशन स्कूल्स वगैरह हैं, कॉलेज वगैरह हैं, जो उसमें जो कि स्टेट से फंडेड हैं, स्टेट एडेड हैं, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देना अलाउड नहीं है, ठीक है। नो रिलीजन इंस्ट्रक्शन शैल बी गिवन इन स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन। अगर स्टेट फंड कर रहा है आपके इंस्टीट्यूट को, मतलब गवर्नमेंट पैसे दे रही है आपके इंस्टीट्यूट के, तो फिर आपको उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना अलाउड नहीं है, ठीक है। ये लॉ हमारे जैसे बोलते हैं ना कि सेकुलरिज्म प्रियम्बल में क्यों ऐड करा गया, तो सेकुलरिज्म तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में भी ऑलरेडी है, ठीक है। तो देखो ये सेकुलरिज्म को ही प्रमोट कर रहा है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर स्टेट फंडेड है, अगर सरकार पैसे दे रही है किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, तो फिर वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना अलाउड नहीं है। आर्टिकल 28 में ये चीज़ साफ साफ लिखी हुई है, राइट। कुछ एक्सेप्शन भी हैं इसमें, कुछ एक्सेप्शन है, कुछ एंडोमेंट्स हैं, कुछ चैरिटी से चलते हैं इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। वो मतलब एडमिनिस्ट्रेट तो उनको स्टेट कर रहा है, लेकिन उनकी फंडिंग जो है ट्रस्ट वगैरह से आ रही है, उनको इस्टेब्लिश एंडोमेंट और ट्रस्ट वगैरह ने करा है, वहाँ पे आप थोड़े बहुत रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो, ये एक्सेप्शन है। लेकिन अगर कंप्लीटली स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन है तो वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देना अलाउड नहीं है। और याद रखना किसी भी पर्सन को कभी कोई फोर्स नहीं कर सकता कि पार्टिसिपेट करो आप रिलीजियस प्रैक्टिस में, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस में। अगर एजुकेशन स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूट है तो वहाँ किसी भी स्टूडेंट को या पर्सन को फोर्स नहीं कर सकते कि आप ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, या ये रिलीजियस प्रैक्टिस को फोर्स नहीं कर सकता एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। तो हमारा आर्टिकल 28 जो है वो ओवरऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से डील करता है कि हमें वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस प्रैक्टिसेस को कैसे फॉलो करना है, क्या अलाउड है क्या नहीं, वो सारी चीज़ें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की आर्टिकल 18 में बात की जाती है। कैसे याद रखोगे? 25 में आपने सोचा चलो कोई धर्म फॉलो कर लें, रिलीजन फॉलो कर लें। 26 में आपको लगा कि हमसे खुद से तो फॉलो हो नहीं रहा, चलो कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन ज्वाइन कर लेते हैं। 27 साल में पता लगा कि ये लोग तो भाई टैक्स मांग रहे हैं डोमिनेशन वाले, ये तो अलाउड नहीं होना चाहिए। 28 में आप कहते हो अब मैं खुद ही अपने रिलीजन की एजुकेशन ले लेता हूँ, मैं खुद ही जाके अपने रिलीजन के बारे में थोड़ा पढ़ लेता हूँ, एजुकेशन ले लेता हूँ,
तो मैं आप खुद ही फॉलो कर लूँगा। इस तरह से आपको ये चारों आर्टिकल याद रखने हैं बस, ठीक है, कैसे भी करके। आर्टिकल 29 एंड 30 आर रिलेटेड टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़। 29 और 30 माइनॉरिटी से डील करते हैं, कल्चरल और एजुकेशनल राइट, माइनॉरिटी के क्या कल्चरल और क्या एजुकेशनल राइट्स हैं वो डील करते हैं 29 और 30। आर्टिकल 29 बात करता है कि माइनॉरिटीज़ को ये हक है कि वो अपनी लैंग्वेज को, अपनी स्क्रिप्ट को और अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये फोकस करता है तीन चीज़ों पे। माइनॉरिटीज़ को हक है कि वो अपने कल्चर को, अपने स्क्रिप्ट को और अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सके, कंजर्व कर सके। ये राइट दिया जाता है आर्टिकल 29 के तहत, ठीक है। और इसके साथ साथ आर्टिकल 29 में एक और चीज़ है कि किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता उसके रिलीजन के बेसिस पे, उसकी रेस के बेसिस पे, उसके कास्ट के बेसिस पे या उसके लैंग्वेज के बेसिस पे। तो याद रखना चार चीज़ों पे डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है आर्टिकल 29 के अंतर्गत। आर रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज, ठीक है। 15 में क्या था, RRCSP, लेकिन आर्टिकल 29 में चार चीज़ें हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज, दोनों में अंतर याद रखना। तो आर्टिकल 29 में इन चारों ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है। साथ ही साथ माइनॉरिटीज़ को यह हक दिया गया है कि आप अपने लैंग्वेज को, अपने स्क्रिप्ट को और अपने कल्चर को कंजर्व करके रख सकते हो। समझ आ गया 29 क्या है। और 30 क्या बात कर रहा है, आर्टिकल 30 क्या बोल रहा है, माइनॉरिटीज़ को यह हक है कि वो अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं। अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस माइनॉरिटीज़ खोल सकते हैं, वहाँ पे अपने खुद की एजुकेशन इम्पार्ट कर सकते हैं। तो माइनॉरिटीज़ को दो राइट दिए गए हैं, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना और डिस्क्रिमिनेशन से बचाना। और 30 में दिया गया कि अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वो खोल सकते हैं माइनॉरिटीज़। तो 29 और 30 दो हक किसको दिए गए, माइनॉरिटीज़ को। कैसे याद रखोगे, 29 माइनॉरिटी से डील करता है, सिंपल है। तू नहीं अलाउड है, ऐसे बोलते हैं ना माइनॉरिटीज़ को, लोग बोल देते हैं कई बार, तू नहीं अलाउड है यहाँ, तो माइनॉरिटी है। तो तू नहीं अलाउड मतलब 29 मतलब माइनॉरिटी, इस तरह से याद रखना। 29 और 30 दोनों ही याद हो जाएंगे, दो ही आर्टिकल है माइनॉरिटी के, तो ये तो ईजिली याद रहेंगे। बाकी ऊपर वाले मैंने सारे याद करवा ही दिए। आर्टिकल 31 नहीं पढ़ना है क्योंकि वो राइट टू प्रॉपर्टी है, बता दिया था, 4 4 8 4 12 टुकड़ों में बांट दिया। कितनी ज़मीन थी, 300 एकड़ ज़मीन, अब 300A बन गया है आर्टिकल 31, तो याद रखना। आर्टिकल 32 की बात करते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का आर्टिकल। आर्टिकल 32 को अम्बेडकर ने बोला है कोर सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत आपके फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए रिट इशू कर सकता है। याद रखना, सुप्रीम कोर्ट रिट क्यों इशू कर सकता है, आपके फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए अंडर आर्टिकल 32, ठीक है। ये तो बहुत फेमस आर्टिकल है, इसकी ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए रिट्स इशू कर सकता है। याद रखना, सुप्रीम कोर्ट जो रिट इशू करेगा वो ओनली फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट करेगा। लेकिन अगर हाई कोर्ट रिट इशू कर रहा है आर्टिकल 226 के लिए, तो वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए तो कर ही सकता है, बट किसी और पर्पज़ के लिए भी हाई कोर्ट रिट इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो रिट इशू करने की पावर है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स तक सीमित है, लेकिन हाई कोर्ट जो रिट इशू करेगा वो फंडामेंटल राइट्स के लिए भी कर सकता है और किसी और पर्पज़ के लिए भी हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है। हाई कोर्ट का आर्टिकल है 226 और सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32, दोनों ही रिट इशू करने से रिलेटेड है, याद रखना, राइट। आर्टिकल 32 इज योर फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। अब रिट्स की बात चलिए तो 5 तरह के रिट्स भी देख लो। 32 और 226 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स कौन कौन रिट इशू कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है हैबियस कॉर्पस, नाम से लग रहा है टू हैव, हैवियस मतलब हैव द बॉडी ऑफ, हैबियस कॉर्पस हैव द बॉडी ऑफ, किसकी बॉडी, ये एक्चुअली पब्लिक अथॉरिटीज़ को इशू करी जाती है, ठीक है, या फिर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी इशू करी जाती है। जिसको भी डिटेन किया गया है, जिसने भी किसी अनदर पर्सन को डिटेन करा है, बोला है कि उस पर्सन की बॉडी पहले हमारे सामने आप लेकर आइए, ठीक है। अगर डिटेंशन को हम इलीगल पाएंगे तो उस पर्सन को हम आज़ाद कर देंगे। अगर किसी भी अथॉरिटी ने किसी को डिटेन कर रखा है तो उसकी बॉडी कोर्ट के सामने लानी पड़ेगी, और अगर वो इलीगल है वो डिटेंशन तो उसको फ्री कर दिया जाएगा। हैबियस कॉर्पस मतलब हैव द बॉडी ऑफ, जिसको भी डिटेन करो उसकी बॉडी कोर्ट के सामने लेकर आओ, हम डिसाइड करेंगे उसको डिटेंशन में रखना है कि नहीं रखना है। तो हैबियस कॉर्पस हैव द बॉडी, ये तो याद ही रहेगा। इसको याद रखना, बोला जाता है बुलवार्क ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि कौन से रिट को बोला जाता है बुलवार्क ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी, उसमें ऑप्शन दे देगा हैबियस कॉर्पस, मैंडामेंस, सर्च्योररी। तो आपको याद रखना है बुलवार्क ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी हैबियस कॉर्पस को बोला जाता है। कैसे याद रखोगे, क्योंकि हैबियस कॉर्पस में कोर्ट बुलवा ले रहा है ना, आपको कोर्ट को बुलवा रहा है आपको कि भाई आओ हमारे सामने आओ, हम बताएंगे आपको अंदर डिटेंशन में रहना है कि नहीं रहना है। तो जिसमें कोर्ट आपको बुलवा रहा है वही वाला बुलवार्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी है, इस तरह से इसको याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट रिट की तरफ। नेक्स्ट रिट इज दैट ऑफ मैंडमस। मैंडमस का मतलब वी कमांड, कैसे याद रखोगे, मंड दोनों में आ रहा है ना, मंड, तो मैंडमस वी कमांड दोनों में आ गया, मंड। क्या कमांड दे रहे हो,
कमांड ये दे रहे हैं कि कोई भी पब्लिक ऑफिशियल है या कोई भी पब्लिक बॉडी है, कॉर्पोरेशन है, इन्फीरियर कोर्ट है, ट्राइब्यूनल है, गवर्नमेंट है, उनसे ये पूछा जा रहा है कि आप अपनी ऑफिशियल ड्यूटी ढंग से कर क्यों नहीं रहे हो। किसी को भी ऑर्डर दे सकता है, ठीक है, पब्लिक अथॉरिटी को, कि आप अपनी ड्यूटी को ठीक से करिए। ये कमांड दिया जा रहा है आपको, अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म करिए, आपको ये कमांड कर रहा है। कमांड, मांड, मांड मांड याद रखना, मंड से कमांड याद आएगा। कमांड क्या दे रहे हो कि अपनी ड्यूटी को ठीक से परफॉर्म करो, बस इतना सा है, याद रखना है इसको। प्रोहिबिशन, टू फॉरबिड, मतलब किसी चीज़ से रोकना। ये तो नाम से पता लग रहा है किस चीज़ से रोक रहा है। हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को रोक रहा है या किसी ट्राइब्यूनल को रोक रहा है कि आप रुक जाइए, आप अपने जुरिडिक्शन को एक्सीड कर रहे हैं। जो चीज़ आपके जुरिडिक्शन में नहीं है उस पर जजमेंट मत सुनाइए, ठीक है। आप किसी के जुरिडिक्शन को असर नहीं कर सकते, कब्जा मत करिए। आपका जुरिडिक्शन में ये चीज़ नहीं आती है, आप इस चीज़ पे फैसला लेने के लिए हकदार नहीं है। तो प्रोहिबिट करता है हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को अपने जुरिडिक्शन को एक्सीड करने से। याद रखना, दो ऐसी रिट हैं जो हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इशू कर रहा है, प्रोहिबिशन और सर्टिलरी, ठीक है। प्रोहिबिशन में क्या कह रहा है कि आप अपने जुरिडिक्शन को एक्सीड मत करिए, आपको प्रोहिबिट कर रहा है, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल्स को बोल रहा है। सर्टिलरी में क्या हो रहा है, टू बी सर्टिफाइड, नाम से पता चल रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को बोलता है कि आप जो है, आप जो कोर्ट आपके पास केस है, उसको पेंडिंग है, उसको हमारे पास ट्रांसफ़र कर दीजिए। मतलब हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को बोल रहा है कि आपके पास जो भी केस पेंडिंग है उसे आप हायर कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दीजिए, ठीक है। एंड टू क्वैश द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन द केस, अगर या तो आप उस ऑर्डर को क्वैश कर दीजिए या फिर आप केस को हमारे पास भेज दीजिए। ये ऑर्डर आ रहा है, हम सर्टिफाई करके इस चीज़ को बोल रहे हैं, ठीक है। सर्टिलरी का मतलब है कि कोई भी ऊपर का कोर्ट नीचे के कोर्ट को बोलता है कि आपका जुरिडिक्शन में नहीं थी वो चीज़, तो हमें दे दो, या तो कोर्ट आपने गलत जजमेंट दिया है, या फिर आप उस ऑर्डर को क्वैश कर दो। ये सर्टिलरी में हो रहा है, इस चीज़ को सर्टिफाई करके हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को बोल रहे हैं। क्यू वारंटो, बाई व्हाट अथॉरिटी, बाई व्हाट वारंट, मतलब क्या वारंट है तुम्हारे पास, क्या अथॉरिटी है इस पब्लिक ऑफिस में बैठने का, क्लेम करने की क्या अथॉरिटी है। कोई अगर फर्जी तरीके से किसी पब्लिक ऑफिस में बैठ गया है तो क्यू वारंटो इशू करता है कि बाई व्हाट अथॉरिटी, भाई क्या वारंट है तुम्हारे पास यहाँ पब्लिक ऑफिस में बैठने का। तो उसमें इंक्वायरी होती है कि आप लीगलिटी भी है इस ऑफिस में जहाँ आप बैठे हो आके, आपका क्लेम जो पब्लिक ऑफिस पे कर रहे हो इसमें कितनी लीगैलिटी है, ये बात होती है क्यू वारंटो में। तो आई होप आपको सारी रेट्स याद हो गए होंगे, सारे आर्टिकल याद हो गए होंगे। जिसको जिसको याद हो गया है बताना कैसा लगा, फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स को याद करना, ठीक है। आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपको सिंप्लीफाइड वे में पढ़ाऊँ। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाइड आई थिंक किसी ने कभी आपको पढ़ाया नहीं होगा सब फंडामेंटल राइट्स। और आई थिंक हमने सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को अच्छे से समझ भी लिया है। अभी जब क्वेश्चन आंसर देखेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट तो आपको खुद ही याद आएगा, एक बार गो थ्रू करना, खुद ही समझ आएगा कितने अच्छे से पढ़ाया है। Article 358 provides for the suspension of provision of Article 19 during emergencies, and Article 359 provides for the suspension of enforcement of fundamental rights except Article 20 and 21। देखो Article 358 और 359 में बेसिक सा डिफरेंस है। 358 में ये बोला जाता है अगर इमरजेंसी लगी है तो जितने भी आर्टिकल 19 में प्रोविजंस हैं, 6 प्रोविजंस बताए थे ना आर्टिकल 19 में, वो सब सस्पेंड हो जाएंगे। जिसमें क्या क्या था बताया ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ठीक है, फॉर्म एसोसिएशन, वो सारे जितने भी 6 आर्टिकल थे वो सब सस्पेंड हो जाएंगे अगर देश में इमरजेंसी लगी है तो। ये तो बोलता है आर्टिकल 358, ठीक है। आर्टिकल 359 में क्या बोला गया कि सभी फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन हो जाएगा इमरजेंसी के टाइम में, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21। 20 और 21 वाला जो है, ठीक है, 20 मतलब वो वाला था विक्ट्री वाला, कन्विक्शन वाला, ठीक है, और 21 जो था राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, इन दोनों को छोड़ के इमरजेंसी के टाइम पे बाकी सभी फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, 14 से लेके 32 तक सब के सब आपके इन्फोर्समेंट में नहीं रहेंगे, सस्पेंशन हो जाएगा उनके इन्फोर्समेंट का। याद रखना, इन्फोर्स नहीं रहेंगे वो। 20 और 21 को छोड़ के सभी फंडामेंटल राइट्स आपके सस्पेंड हो जाएंगे, उनका इन्फोर्समेंट रुक जाएगा 359 के तहत। तो 358 सिर्फ आर्टिकल 19 से डील करता है, उसके सस्पेंशन पर डील करता है, ठीक है। लेकिन 359 जो है वो सस्पेंशन ऑफ इन्फोर्समेंट पे ध्यान देता है सभी फंडामेंटल राइट्स के, एक्सेप्ट 20 एंड 21 ड्यूरिंग इमरजेंसी। यहाँ पे भी याद रखना कि 358 में आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन 359 में सभी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड नहीं किया गया, उनके इन्फोर्समेंट को सस्पेंड किया गया, ठीक है। आर्टिकल 21 को छोड़ के, 20 और 21 को छोड़ के, ये 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया था कि आर्टिकल 20 और 21 को आप नहीं हटा सकते इमरजेंसी के टाइम पे भी, ठीक है। तो 44th अमेंडमेंट में बोला गया था कि कुछ भी हो जाए 2021 को आप नहीं रोक सकते, वो आर्टिकल कभी नहीं हटा सकते। कितनी बड़ी इमरजेंसी आ जाए 2021 हमेशा लोगों के पास रहेगा, ठीक है। बाकी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट दिया हुआ है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें बोला गया था सेंटेंसिंग डिस्क्रिप्शन इनहेरेंट इन सेक्शन 302 ऑफ द आईपीसी इज नॉट वॉलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, 19 एंड 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब किसी को डेथ पेनल्टी मिलती है तो वो 14, 19 और 21 के अगेंस्ट नहीं है।
ये कैसे याद रखोगे कि बच्चन सिंह केस डेथ पेनाल्टी से रिलेटेड है। बच्चन सिंह मतलब डेथ से बचाओ, डेथ से बचा लो, बचाओ डेथ से बचाओ, मुझे डेथ से बचाओ। तो ये जजमेंट डील करता है कैपिटल पनिशमेंट से, कैपिटल पनिशमेंट से डील करता है ये जजमेंट, राइट। मतलब क्या बोलता है कि जो कैपिटल पनिशमेंट इस जजमेंट में बोला गया, कैपिटल पनिशमेंट सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में दिया जाना चाहिए, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। तो याद रखना ऐसे पूछेगा, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस डॉक्ट्रिन कौन से जजमेंट से आई थी। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस डॉक्ट्रिन ये बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस से आई थी। इट वॉज द केस ऑफ 1980, जिसके तहत ये डॉक्ट्रिन डेवलप करी गई थी। इसमें बोला गया था कि कैपिटल पनिशमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। कैपिटल पनिशमेंट आप दे सकते हैं, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, वो 14, 19, 21 का वॉयलेशन भी नहीं है, बट इट्स एप्लीकेशन मस्ट बी लिमिटेड। इसका एप्लीकेशन बहुत लिमिटेड होना चाहिए। ये नहीं कि जिसको मन किया उठा के तुरंत कैपिटल पनिशमेंट दे दिया। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ऐसी चीज़ें दी जानी है, मतलब डेथ से बचाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इतनी चीज़ें एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, क्वेश्चन एंड आंसर प्लस नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। थैंक यू।